बाहर से आए हैं, कुछ ईरान से, कुछ इराक से, कुछ तुर्की से, कुछ अफगानिस्तान, कुछ और जगहों से लोग आए। तो ये अपने को श्रेष्ठ समझते हैं और जितना घृणा यहाँ का ब्राह्मण करता है, यहाँ का ठाकुर करता है, यहाँ का लाला करता है, यहाँ का भूमिहार करता है, पिछड़ों से, दलितों से जितना दूरी बना के रखता है, उतना ही वही अशरफ, शेख, सैयद, पठान भी करते हैं। तो वो लोग चाहते हैं, वो 85% लोग हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें जो बहुजन समाज है, यानी ओबीसी समाज है, दलित समाज है, आदिवासी समाज है, वो उनको अपना भाई बहन माने। वो पूरी तरह से इस मानसिकता में लगातार आ रहे हैं कि उनको भाई बहन माना जाए। और अगर हम ये नहीं करेंगे तो बहुत ही जल्दी अब आरएसएस ने जो नई योजना बनाई है वो पसमानदा में घुसपैठ करने की बनाई है कि मुसलमानों के जो ऊपरी हिस्से हैं उनको अलग करके पसमानदा में काम करने की। अभी नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में जो भाषण दिया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें उनके बीच काम करना चाहिए, उनको अपने साथ जोड़ना चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो एक मंत्री बनाया वो भी पसमानदा समाज से ही बनाया है। तो थोड़ा हम लोगों को इस पर आपस में बातचीत करके माइनॉरिटी की जगह पर, धार्मिक अल्पसंख्यक के मुसलमान की जगह पर पसमानदा लिखने के बारे में सोचना चाहिए। मेरा संरक्षक समूह से भी निवेदन है, आप लोगों से भी निवेदन है। खैर, ये एक विषय है। मैं 2 विषयों पर बातचीत करूंगा। एक तो ये कि बहुजन स्टूडेंट यूनियन, मेरा आकर्षण क्या है और मैं क्यों आया, और दूसरा थोड़ा सा जो नई शिक्षा नीति आरएसएस ने या मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है उसके मूल तत्व क्या हैं, थोड़ा सा। हालांकि उस पर बातचीत करने के लिए 1-2 दिन 3 दिन का सेशन चाहिए, क्योंकि पूरी उसके बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। एक तो 2013 में, एक आध जगह मैं और कह रहा हूँ, उसी बात को बहुत संक्षेप में दोहरा रहा हूँ। 2013 में एक बड़ी घटना घटी थी देश में। वो हुआ था कि 3 लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में एक समझौता हुआ था, और उस समझौते की मध्यस्थता करने का काम अपने को पिछड़ी जाति का कहने वाले नरेंद्र मोदी ने किया था। वह समझौता था आरएसएस और कारपोरेट के बीच में, यानी देश के जो पूंजीपति हैं और जो आरएसएस है उसके बीच एक समझौता हुआ। आप जानते होंगे कि आज़ादी की लड़ाई में खुलेआम शुरू से अंत तक अगर कोई कहता रहा कि इस देश को पर ब्राह्मणों का वर्चस्व होना चाहिए, इस देश पर अपर कास्ट की ऊंची जातियों का वर्चस्व होना चाहिए, इस देश पर औरतों पर मर्दों का वर्चस्व होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था बहुत अच्छी चीज़ है, जाति व्यवस्था बहुत अच्छी चीज़ है, शुरू से अंत तक जो खुलेआम ये कहता रहा और उसी आधार पर अपना एक राष्ट्र बनाना चाहता था, हिंदू राष्ट्र, उस संस्था का नाम आरएसएस है। दूसरा जिसे हम कारपोरेट और पूंजीपति कहते हैं, देखिए एक और गड़बड़ी हो जाती है, जैसे लगता है कि कारपोरेट और पूंजीपति कुछ अलग है ब्राह्मणवादियों से। इस देश में कारपोरेट का मतलब है, पूंजीपति का मतलब है ब्राह्मण और बनियान। जैसे इस देश में 1000 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो इस देश के सारे पूंजी को चलाते हैं, उनकी एक सूची जारी हुई, उसमें करीब 45.4% बाभन थे और 44 कुछ % बनिया थे
यानी पूरा पूंजीवाद को, पूरा कॉरपोरेट को जो 1000 लोग चलाते हैं, उन 1000 लोगों में से करीब करीब 99% के आसपास या तो ब्राह्मण थे या तो बनिया थे। 1% उसमें से कुछ अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लोग थे। वो इस नाते चले गए थे क्योंकि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सरकारी हैं, जैसे ONGC है, जैसे भारत पेट्रोलियम है, जैसे इस्पात की कंपनियां हैं। तो कुछ एक चले गए थे आरक्षण के चलते कि उसमें नियम था कि डायरेक्टर के तौर पर आपको एक आध नियुक्त करना होगा ही, तो का चले गए थे। पिछड़े का उसमें कोई नहीं था और किसी का कोई नहीं था। और इस समय जो सूची जारी हुई 120 बिलियन डॉलर के मालिकों का, उसमें से 98 लोग, मैं समझता हूं कि शायद हम लोग 60 लोग होंगे यहाँ पर बैठे हुए, 60 लोगों के आसपास तो हम लोग होंगे या 70 लोग होंगे कुल मिला जुला के मंच यहाँ से बैठे हुए। कुल 98 लोग हैं, 98 लोग हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है जितना इस देश के 55.5 करोड़ यानी 56 करोड़ लोगों के पास जितनी संपत्ति है, उतना ही अकेले 98 लोगों के पास है। इन 98 लोगों में एक भी कोई पिछड़ा, कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पसमानदा नहीं है। एक आध पारसी हैं और एक आध मुसलमान है, वो भी अशरफ और सैयद पठानी है, यानी अपर कास्टी है। जैसे मैं अब आया तो उस जगह की चर्चा नहीं करूंगा, अभी थोड़ी देर पहले ही कहीं चर्चा हो रही थी कि शेखपुरा कौन सा जिला है? शेखपुरा जिला है। तो चर्चा हो रही थी कि वहां पर रायों का, भूमिहारों का पूरा वर्चस्व है, जबकि पिछड़े और दलित जातियां वहां सबसे ज्यादा है। तो पता नहीं आप लोगों को जरूरी होता होगा, अभी मैं गया था एक गांव में साथियों के, वहाँ भी कुछ ऐसे ही राय लोगों की दबंगई और वर्चस्व की बात आ रही थी। तो अंदर बहुत गुस्सा और शर्म आती है कि इतने मुट्ठी भर राय ये तय करते हैं कि हमारा जिला कैसे चलेगा, हमारी नदी में मछली कौन मारेगा, किसको ठेका मिलेगा, किसको बालू मिलेगा, कौन कैसे रहेगा, कौन कैसे नहीं रहेगा। तो बड़ा अपमानजनक सा लगता है, आप लोगों को भी लगता होगा, मैं भी सुनता हूं तो बड़ा अपमानजनक लगता है। इसी तरह एक बड़ा अपमानजनक लगता है कि देश पर 15% से भी कम बाभन, ठाकुर, लाला, कायस्थ, भूमिहार पूरे देश पर कब्जा कर लें, कारपोरेट के रूप में कब्जा कर लें। जैसे मान लीजिए पूरा मीडिया, मुख्य धारा की मीडिया उन्हीं के कब्जे में है, सारा सर्वोच्च न्यायालय उन्हीं के कब्जे में है, सारा कारपोरेट जिसको पूंजीवाद का सब उन्हीं के कब्जे में है, जज तो है उन्हीं के कब्जे में है। संसद में भी 15% है, लेकिन उनका जो हिस्सा है वो 46, 47, 50 से अभी भी ऊपर है। पहले तो वही के वही होते थे। नौकरशाही में अभी मैंने नई लिस्ट जारी हुई है तो सचिवों में से 6 कोई एसटी थे और कोई है ही नहीं, सब सचिव वही हैं, मुख्य सचिव वही हैं, अतिरिक्त सचिव वही हैं, नौकरशाही में उन्हीं का कब्जा है। यानी बहुत शर्म सी लगती है कि 15%, 10% बाभन, ठाकुर, लाला, भूमिहार, नाम लेके कह रहा हूँ, या कोई और मान लीजिए उसी में नाम हो, सारा, जैसे बिहार का आंकड़ा आपके सामने है कि अभी भी खेत पर उन्हीं का कब्जा है, स्नातक पर उन्हीं का कब्जा है, तो नौकरियों पर उन्हीं का कब्जा है। ये शर्मनाक स्थिति कितने दिन तक चलेगी? और ये जो जोड़ी टूट रही थी, थोड़ा थोड़ा टूट रही थी। तो ये जो समझौता हुआ, जानते हैं समझौता, कि समझौते को जानना बहुत जरूरी है। पहले जो आरएसएस था वो ब्राह्मण, ठाकुरों, भूमिहारों, लालाओं, मारवाड़ियों को केंद्र में रखता था, लेकिन छोटे छोटे बनिया कारोबारियों से उसका संबंध था। पूंजीपति जो थे वो हिंदूवाद के साथ थे, ब्राह्मणवाद के थे, लेकिन जो गांधीवादी ब्राह्मणवाद था, नेहरूवादी ब्राह्मणवाद था, पूंजीपति उसके साथ थे। यानी खुलेआम वो नहीं कहते थे कि देश पर मुसलमानों पर हिंदुओं का वर्चस्व रहेगा, या इस देश पर पिछड़े दलितों का अपर कास्ट का वर्चस्व रहेगा, या औरतों पर मर्दों का वर्चस्व रहेगा। ऐसा खुलेआम कहने वाले के साथ इस देश के पूंजीपति नहीं थे। जो थोड़ा चुप चुप कहते थे
थोड़ा संशोधन के साथ कहते थे। गांधी वाली जो कांग्रेस थी या नेहरू वाली जो कांग्रेस थी, ऐसा नहीं था, वो ब्राह्मणवाद से अलग थे। यानी बाबा साहब के शब्दों में कहें तो जो नरम हिंदू थे उनके साथ पूंजीपति थे। लेकिन 2013 में पूंजीपति भी अब कारपोरेट में बदल गए हैं, कभी हम लोग अलग बात करेंगे। वो कारपोरेट पूरी तरह आरएसएस के साथ हो गया, और आरएसएस क्या हो गया, कारपोरेट के साथ हो गया। एक समझौता हुआ, जो समझौता कराया नरेंद्र मोदी ने। जगदेव बाबू के शब्दों में कहें तो जो नरेंद्र मोदी है, कारपोरेट के रूप में भी बाभन ठाकुरों, लालाओं यानी सवर्णों, और आरएसएस के रूप में भी बाभन ठाकुर, लालाओं, सवर्णों। जो नरेंद्र मोदी है वो कारपोरेट और आरएसएस का राजनीतिक हलवाहा है, खुला राजनीतिक हलवा। एक तरफ देखिए लगातार धुआंधार कारपोरेट के देश की संपत्ति बेच रहा है, और दूसरी तरफ आरएसएस का काम कर रहा है। आरएसएस का काम इतना कर रहा है कि एक प्रतीक चिन्ह, कम से कम एक प्रतीक चिन्ह था जो बहुजन श्रमण परंपरा का था और देश के शीर्ष पर रहता था, वो था अशोक स्तंभ। कम से कम बहुजन श्रमण परंपरा का था ना, बौद्ध बुद्ध की परंपरा का था ना। वो अशोक स्तंभ देश के उस पर शीर्ष पर रहता था, कम से कम प्रतीक तो देश का वही था ना। उसका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया, शेरों का मुंह बदल के, घोड़े का चित्र बदल के, सब बदल के उसका भी ब्राह्मणीकरण कर दिया। जो शंकराचार्य सबसे ज्यादा बौद्धों को नष्ट किया था, बौद्ध धर्मस्थलों को पुष्यमित्र सिंह ने भी उतना नष्ट नहीं किया था जिसने आज शंकराचार्य ने किया था, घूम घूम करके। सारा बद्रीनाथ जो चारों धाम बनाया है, सारे जितना नष्ट किया था। और इसी समय उसने अखाड़े बनाए थे, हथियारबंद गोल भी बनाए थे। अखाड़े जो होते हैं ना, जो अरे दिगंबर अखाड़ा, फलाना अखाड़ा, ढिकाना अखाड़ा, ये जो अखाड़े बनाए थे उसी ने बनाए थे। उस शंकराचार्य की आप देखे होंगे खूब बड़ी सी मूर्ति स्थापित किया है। जो रामानुजाचार्य, जो झूठे कहा जाता है कि रामानुजाचार्य जो ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा दार्शनिक था, उसको क्या बना दिया, उसकी बड़ी सी मूर्ति खड़ा किया है। और कर्नाटक की अभी यही कोई चर्चा ही कर रहा था, पूरे देश में हो रहा है। पेरियार को कोर्स से निकाल दिया गया, वासवन्ना को कोर्स से निकाल दिया गया, भगत सिंह को कोर्स से निकाल दिया गया, जो दलित लिटरेचर वाले थे उनको कोर्स से निकाल दिया गया। कोर्स में किसको रखा जा रहा है, हेडगवार को। कोर्स में किसको रखा जा रहा है, गोलवरकर को। यानी एक तरफ आरएसएस, और ये दलाली की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं है, वो दलाली भी सौंपने को तैयार नहीं थे किसी पिछड़ जात के आदमी को। पहले वो चाहते थे, देखिए जब से आरएसएस जन्म लिया है उसका सर संचालक कोई बावन होता है या ठाकुर होता है, अभी आरएसएस में नहीं बदला है। इसी तरह जब से जनसंघ जन्म ली थी, कोई पिछड़ी जात का आदमी उसका सबसे बड़ा नेता नहीं होता था। कोई न कोई, बावन ठाकुर आप जानते हो, दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आडवाणी हो, चाहे वल्लाज मधोक हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, सब यही होते थे। लेकिन एक बात बहुजनों की, खास करके पिछड़ों की एक ताकत या कमजोरी को आरएसएस ने और कारपोरेट ने पकड़ लिया, और दलितों की भी कमजोरी को खतक पकड़ लिया। वो कमजोरी ये थी कि अगर कारपोरेट को इस देश को लूटना है और आरएसएस को हिंदू राष्ट्र बनाना है, यानी अपर कास्ट मर्दों का राष्ट्र बनाना है, तो इस देश में चुनाव होता है। जनता का समर्थन किसी न किसी रूप में चाहिए। अब तलवार के दम पर यह काम हो नहीं सकता है, तो जनता का समर्थन किसी न किसी रूप में हासिल करना वोट में जरूरी है। तभी कारपोरेट खुलेआम लूट कर सकता है, तभी आरएसएस अपना हिंदू राष्ट्र का पहिया इतनी तेजी से अश्वमेध यज्ञ की तरफ बढ़ा सकता है, विश्व विजय पर निकल सकता है। इसके लिए पिछड़ों का और दलितों का वोट चाहिए। तब आरएसएस को एक बात समझ में आ गई, कॉरपोरेट को भी समझ में आ गई, इसका तरीका क्या है। उसने ये समझा कि सबसे ज्यादा जो मांग पिछड़ों की और दलितों की जो सबसे बड़ी मांग है, सच्चे में वही मांग थी कि पिछड़े दलितों की जो सबसे बड़ी मांग है, वो मांग है कि हमारी जाति का आदमी प्रधानमंत्री हो, हमारी जाति का आदमी राष्ट्रपति हो, हमारी जाति का आदमी मुख्यमंत्री हो, हमारी जाति का आदमी संसद में हो। तो आरएसएस ने कहा कि इन्हीं के जाति के लोगों से, यानी राजनीतिक हलवाहा, जैसे आप जानते होंगे कि जब पंचायत में आरक्षण लागू हुआ था तो लोग अपने हलवाहे को खड़ा कर देते थे ग्राम प्रधान। अभी भी चल रहा है, ऐसा नहीं खत्म हो गया है।
तो अब सीधे वो नहीं हो सकते थे, क्योंकि वोट देने वाले अब उनको वोट देने वाले नहीं थे। कोई ऐसा आदमी आए जो कहे मैं पिछड़ा हूं, जैसे द्रौपदी मुर्मू को बहुत सारा समर्थन मिला है क्योंकि वो आदिवासी है ना। झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी देना पड़ा, बहुत सारे लोगों को देना पड़ा, मायावती जी को देना पड़ा। मैंने देखा कोई गलत काम भी मैं नहीं मानता उसको, क्योंकि यशवंत सिन्हा से तो अच्छा ही है उसी को समर्थन देना, क्योंकि वो तो आप जानते होंगे कि यशवंत सिन्हा यहाँ पर रणवीर सेना का कितना खुला समर्थक था और सारे हत्याकांड में उसका सीधा लिंक था। तो विपक्ष भी वैसा ही है। उन्होंने ये कमजोरी पकड़ ली और उन्होंने क्या किया, एक पिछड़े को प्रधानमंत्री बना दिया, थोड़े ही दान बाद एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, अब उन्होंने एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया है, मंत्रिमंडल में 27% पिछड़ों को रख दिया, 13-14% दलितों को रख दिया, 10% के आसपास आदिवासियों को रख दिया। बोला जो सबसे बड़ी आपकी मांग थी वो पूरी हो गई, आप संसद में रहिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद संभालिए, हमको हिंदू राष्ट्र बनाने दीजिए और कारपोरेट को लूटने दीजिए। आरएसएस ने कारपोरेट को क्या दिया, जन समर्थन संगठन दिया, और कारपोरेट ने उसको क्या दिया, पैसा खूब दिया। चाहे अभी विधायक खरीदना हो, जितना विधायक गोवा का खरीदना हो, महाराष्ट्र का खरीदना हो, अरबों खरबों रुपया ले लो, और अपना मीडिया दे दिया, रात दिन मीडिया प्रचार के लिए दे दिया। सबकी मीडिया कारपोरेट की है और अपनी मीडिया दे दिया, और उसके बदले में आरएसएस ने उनको समर्थन दे दिया कि आप खुलेआम लूट कीजिए, हम कुछ बोलेंगे नहीं, स्वदेशी व्याकरण मंच फलाना ढेकाना सब खत्म हो गया, स्वदेशी की बात सब खत्म हो गई। लेकिन यहाँ ये भी जान लीजिए कि क्यों सारे बहुजन नायक, भारत में कोई बहुजन नायक ऐसा नहीं है जो पूंजीवाद का समर्थन करता हो, एक को भी, चाहे फूले हों, चाहे पेरियार हों, चाहे साहू जी महाराज हों, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर हों, सब कहते हैं दो दुश्मन ब्राह्मणवाद पूंजीवाद। क्यों? क्योंकि भारत का पूंजीपति कौन है, बाबर बनिया। तो पूंजीवाद का मतलब बाबर बनिया ना, वही जमींदार पूंजीपति बन गए, वही कारोबारी बनिए, दुकानदार जो तो वो पूंजीपति बने, वही कारपोरेट बन गए। तो यहां पूंजीवाद भी ब्राह्मणवाद है और ब्राह्मणवाद तो ब्राह्मणवाद है ये है। तो ये जो गठजोड़ बना, मैं सारी ज्यादा समय ले लिया। अब बहुजन इस देश को अगर कोई बचा सकता है, मैं जो बहुत सक्रियता है और बहुत उत्साह से आता जाता हूँ, इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन विचारधारा ही बचा सकती है, और कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि सबके लिए न्याय की जो बात है बहुजन नहीं है। जैसे फूले ही ने बहुजन विचारधारा की नींव रखी थी, महिलाओं के पूर्ण बराबरी, जातियों का पूरा खात्मा, हर जाति और बड़ व्यवस्था का पूरा खात्मा, ब्राह्मण के वर्चस्व का पूरा खात्मा, द्विज के वर्चस्व का पूरा खात्मा, किसानों के शोषण उत्पीड़न का पूरा खात्मा, पहला ट्रेड यूनियन उन्होंने बनाया। और उस परंपरा को साहू जी ने कितना आगे बढ़ाया वो तो अलग विषय है, उस पर जरूर बात होनी चाहिए। और फिर कैसे डॉक्टर अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया, पेरियार ने, अयोध्यादास ने, नारायण गुरु ने, आयंकली ने, ललई सिंह यादव ने, जगदेव बाबू ने, रामस्वरूप वर्मा ने, एक लंबी लिस्ट है। क्योंकि कोई दूसरी विचारधारा नहीं है जो न्याय के पक्ष में, सबके लिए न्याय के पक्ष में खड़ी हो। अब इसमें बहुजन स्टूडेंट यूनियन, देखिए तो 50-60 लोग हैं, असल में केवल 5-10 लोगों की भी टीम बन जाए ना सर, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 10 लोगों की बहुत समर्पित टीम बन जाए और जो पूरी तरह से बहुजन वैचारिकी से लैस हो। और दो बात तो होनी चाहिए कि अपने जातिवादी ना हो कि हम कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, कि ये हैं कि वो हैं, मतलब ऐसे तो नहीं चलता है। कोई बहुजन नायक जातिवादी नहीं रहा है, एक को बहुजन नायक, वो बहुजन नायक नहीं होता है जो जातिवादी होता। आप ये देख लीजिए, आप लोगों को बहुजन वाली आइडिया इतनी ज़्यादा सख्त है ना कि अभी किसी ने ये नहीं कहा है कि मायावती जी बहुजन नायक नायिकाओं की परंपरा में है। कोई हो सकता है लालू जी के कह दे, लेकिन मायावती जी को लोग अभी नहीं कहें, कांसीराम तक ही है। यानी जात के होने से नायक नायिका नहीं तय होगा, नायक नायिका का आधार जातिवाद नहीं। एक तो जातिवादी तो कतई, क्योंकि जातिवादी अगर कोई आदमी होगा तो किसी न किसी तरीके से ब्राह्मणवाद को मजबूत करेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद का प्राण है। दूसरा ये कि पद के लिए तो कम से कम कि हमको पद मिल जाए। हालांकि देखिए,
जगदेव बाबू को जो हम कह रहे हैं ना कि वो एक बात कही जाती है ना कि सुई नहीं था धागा नहीं था, सुई धागा नहीं था, लेकिन जानते हैं ना 2-2 बार मंत्री, 2-2 बार वो रहे विधायक रहे, 2-2 बार मंत्री बने, करीब करीब उप मुख्यमंत्री के बराबर उनकी हैसियत थी। उनके बेटों बेटी की हैसियत भी कोई कमजोर नहीं हो गई। अनेक समय कष्ट उठाए डॉक्टर अंबेडकर, बहुत कष्ट उठाए हैं। उनकी पत्नी छपरी पात करके और बेच करके वो करती थी, लेकिन फिर सुख भी बहुत उठाए हैं, नाम भी बहुत कमाए हैं। ऐसा मत सोचिए कि बाबा साहब कोई दलित दर से आदमी थे, ना ना, बहुत शानदार तरीके से कपड़ा वपड़ा पहनते थे, एक कुर्ता पसंद आ जाए 4-5 खरीद लेते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये सोचा कि पहले ही दिन से लालच मार ले कि जो मिले पद, इस स्टूडेंट यूनियन में पद या कहीं कोई पैसा मिल जाए ले ले, ये से नहीं चलेगा। कांसी राम भी अंतिम जो लड़ाई लड़े हैं, 2 बातें उनके बारे में कोई नहीं कह सकता है कि पद के लालची थे, ये कोई नहीं कह सकता है, पैसे के लालची थे, कोई ये नहीं कह सकता है, सुख के लालची थे, पैसे पद के लालच से तो दूर रहना ही होगा। इसमें ये भगत सिंह भी बहुत नाम कमाए, बहुत, कोई भी ऐसा आदमी दुनिया में आज तक नहीं हुआ है कि जिसने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी हो। और लोग कहते हैं अरे न्याय के लिए लड़ने वाले नींव के पत्थर बन जाते, धंस जाते हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ने वाले को लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से खोद के निकाल लाते हैं। तिलका माझी किनारे रहे, खोद को निकाल रहे ना। अब तिलका माझी का युग आ गया है ना। देखिए अब मंगल पांडे तो गया है 2ym दर्जे पर, अब मंगल पांडे का नहीं है, मंगल पांडे वाला युग खत्म। किसका है? तिलका माझी का ही है। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं कि ऊपर बड़े से बढ़ रहे हैं, ये अलग बात है। देखिए कुछ नायकों की, भले हम लोग नायकवाद के विरोधी हों, लेकिन नायकों की ज़रूरत तो है। नायक का मतलब वो नहीं, नायकवाद के लिए नहीं हम कह रहे हैं। कुछ नौजवानों की, छात्रों की तो ऐसी ज़रूरत तो है कि संकल्प लें कि हर तरह का ये अन्याय। और ये बात देखिए, एक बात तो साफ है, ये मुट्ठी भर बाभन ठाकुर, लाला भूंयार इस देश पर कितने साल तक वर्चस्व बनाए रखेंगे, अब पलट पलट के फिर वर्चस्व बना लेंगे। इसको तो तोड़ने का एक भीतर भीतर संकल्प नौजवानों को लेना चाहिए। और ये भी जान लीजिए, तय बात है कि बहुजन वैचारिकी को एक नौजवान ही आगे बढ़ा पाएंगे अंतिम तौर पर। विलक्षण जी या बहुत सारे लोग, हम लोग भी उधर बढ़ रहे हैं अब धीरे धीरे। बातें वैचारिक कर सकते हैं, लड़ेंगे भिड़ेंगे भी साथ, लेकिन इस न्याय को आगे ले जाने का काम तो नौजवान ही कर सकते हैं। इस नाते मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि अगर 50-60 लोग भी हम लोग हैं और भविष्य में कोई 2 दिन 3 दिन का शिविर बना करके, शिविर या प्रशिक्षण टाइप का एक टीम अगर तैयार करते हैं जो वैचारिक तौर पर भी लैस हो, उतना ही प्रतिबद्ध भी हो, उतने ही ज़्यादा जुझारू भी हो। और एक बात और छोटी सी कि कभी कभी एक बात होती है, देखिए हम सभी साथियों से, बहुत सारे साथियों से मिले हैं तो सभी अपने अपने सामने रोजी रोटी की समस्या से जूझ रहे हैं। भाई घर में माता पिता की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि कह दें कि जाओ राजनीति करो, जाओ सामाजिक काम करो। घर की जिम्मेदारियां हैं, कुछ की शादी भी हो गई है, कुछ की होने वाली है। मैं ये नहीं कहता कि ये सब सोचना बेकार है या ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई छोड़ता नहीं है, छोड़ना चाहिए भी नहीं। ये सब अपनी जिम्मेदारी, जो आदमी अपनी जरूरी जिम्मेदारियां व्यक्तिगत नहीं पूरा करता वो सामाजिक भी नहीं पूरा करता है। डॉक्टर अंबेडकर छोटी सी नौकरी करते थे, प्रोफेसर की नौकरी करते थे। वो चाहते तो वो पत्नी के साथ आराम से रह सकते थे, लेकिन एक छोटे से मजदूर नुमा कमरा ले करके और बहिष्कृत भारत निकाल रहे थे। और दिन भर, बल्कि साहू जी महाराज अचानक वहाँ पहुँच गए तो लुंगी पहने हुए और गर्मी में लेटे हुए, और उनको समझ में नहीं आया डॉक्टर अंबेडकर को कि साहू जी महाराज को कहाँ बैठा है, कमरा इतना छोटा था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कभी इस पर विस्तार से बात करेंगे कि अपने कठिन स्थितियों में से, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा, मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिलते होंगे तो अच्छा लगता होगा ना, तो मैं ही कौन, मैं व्यक्तिगत बात नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 12 साल तक तो मैं स्वेटर भी नहीं पहना था। स्वेटर मेरे घर में था नहीं, मेरे पिताजी का एक उधारा गया स्वेटर, गाती बांधते थे हम लोग, तो एक स्वेटर उधारा गया तो बड़ी बहन ने सीख रही थी तो उसने बीन दिया। मैं रजाई जानता ही नहीं था क्या होती है। हमारे घर में पुआल बिछा रहता था और कपड़े में भी पुआल ही डाला हुआ था और सब माता पिता और बड़े ओढ़े रहते थे।
इंटर के बाद ही एक टूटी सी पुरानी साइकिल मिली। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए हम भी तो उस कठिन समय से निकले होंगे ना, और जो कठिन समय से नहीं निकला होता वो बड़ा अच्छा लिख उख लेता है, लेकिन कुछ खास कर नहीं कर पाता। देखिए, अगर कष्ट न, कौन ऐसा एक आदमी का कोई बताए, कोई लेखक हो सकता है बड़ा सुख में रहा हो, लेकिन समाज परिवर्तन के बड़े काम अंजाम देने वाले बाबा साहब ने बहुत कष्ट उठाया है। साहू जी महाराज भी बहुत अपमानित हुए हैं, फूले साहब भी बहुत अपमानित हुए हैं और बहुत सारा कष्ट उठाया है। अब फूले साहब तो घर से निकाल दिए गए थे, पिताजी ने ही निकाल दिया, पति पत्नी दोनों को निकाल दिया, कोई ठिकाना ही नहीं। और पिछड़ों के नायक जानते हैं सबसे ज्यादा गाली क्यों सुने हैं? पिछड़ों के नायक को सबसे ज्यादा गाली मिली है कि वो ये सब बार बार ये क्यों कहते हैं कि जिनको चमार कह के गरियाया जाता है, वो बार बार ये कहते क्यों है कि ये लोग बराबर है। सारे पिछड़ों के नायक दो बात कहते थे बाभनों से, ठाकुरों से, कि हम तुम्हारे बराबर हैं, और ये जो दलित जिनको आज कहते हैं ये हमारे बराबर है, और हम सब मिलके तुम्हारे बराबर हैं। कभी उस पिछड़े को नायक को, सर आप ध्यान दीजिएगा, उस पिछड़े नायक को गाली नहीं मिली है जो ठाकर बाभनों सिर्फ इतना कहता हो कि हम तुम्हारे बराबर हैं। वो इतना मान लेते हैं, जैसे यादव कहे, यादव जी कि बाभन शेख हम तुम्हारे बराबर हैं, तो थोड़ा उनको बुरा लगता है, लेकिन उतना बुरा नहीं लगता है। लेकिन यादव जी ये कह दें हम भी तुम्हारे बराबर हैं और जाटो भी तुम्हारे बराबर हैं और मेहरारूए भी सब मर्द के बराबर हैं। साहू जी महाराज को कहा जाता था कि ये महारों के राजा है, ये महारों का राजा है। मैंने एक शब्द में इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जो हमारे पूरब में चलता है, मैंने चमारों का राजा है। मैंने कितना गंदा आदमी है, ये दिन रात चमारों के बारे में सोचता रहता है। साहू जी महाराज सबसे ज्यादा रात दिन जिसके बारे में सोचते थे वो दल। और फूले साहब का क्या अपराध था? अच्छा खासा उनके यहाँ धन था, उनके पिताजी ने उनको घर क्यों निकाल दिया, कारा गांव क्यों मिल गया? क्योंकि अपने वो कहते थे कि नहीं, जो मांग महार और हम औरत सब बराबर हैं, वो भी पानी पिएंगे, हमारे साथ खाना खाएंगे, हम भी उनके साथ खाना खाएंगे। पिछड़ी जात का कोई ऐसा नायक नहीं हुआ है जिसने केवल पिछड़ों की लड़ाई लड़ी हो, दलितों की लड़ाई नहीं रही हो। नायक नहीं माना गया उसको। तो इन कठिन परिस्थिति में से भी निकला जा सकता है, और निकला ही नहीं जा सकता। देखिए, एक बात होती है, कभी कभी क्या होता है, सॉरी मैं आप कारपोरेट वाले नहीं बोल के ही बात खत्म करूंगा। मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को बहुत भीतर से कमज़ोर बना दिया जाता है, हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। जैसे सामने बैठा हुआ नौजवान है, तो अभी इसको लग रहा हो, अरे मैं अपना बता रहा हूँ ना, मैं एमए कर लिया था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई नेट होता है, कोई जीआरएफ होता है। और मैं सोचता था एमए किया हुआ, फर्स्ट क्लास पास, मैं सोचता था कि कोई अंडे की दुकान कहीं खोल लेता तो घर चलने लगता। मतलब अपने बारे में मैं इतना कम छोड़ता था कि कोई छोटी सी नौकरी मिल जाती, कोई, अरे कई लोग कहते हैं कि तुमको नौकरी वगैरह नहीं मिली तो क्या हुआ। हम सोचे कि एक बार हम पुलिस में भर्ती होते रह गए, घर की हालत बहुत ख़राब थी, भर्ती होते रह गए। अब पुलिस की भर्ती हो जाती तो क्या कर लेते? मतलब हमारे नहीं समझ में आ जाकर पुलिस हो के हम क्या करते। मतलब पुलिस होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई बहुत अच्छी बात भी तो नहीं है। मतलब इसको बहुत वो किया जाए, पुलिस हो जाते तो बहुत बड़ा चीज़ हो जाती। इंक्लूडिंग सर, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं लेक्चरर होते रह गया था। लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय अगर प्रोफेसर हो जाता तो मैं क्या होता, क्योंकि मैं अपने सारे प्रोफेसरों को जो देखता हूँ, मतलब बड़ा खराब सा लगता है कि मैं ऐसा हो जाता, अगर ऐसा मैं हो जाता तो क्या होता मैं। इस नाते मैं अंतिम बात एक बात कह रहा हूँ कि इसी नाते मैं थोड़ा बिहार जल्दी आ रहा हूँ और थोड़ा दिन साथ साथ रहना चाहता हूँ। ये रिंकुए हैं, कभी कभी कल यहाँ पैंट शर्ट पहने थे तो मतलब पसीना से भीगे हुए, सब भरे हुए, मैंने मान लीजिए कमरे में जिसमें मैं रह रहे हैं, कहाँ इनकी कमी है पूरा देश में से। मतलब एक बात कह रहे हैं, भाई थोड़ा कष्ट उठाए हैं, रिंकू जी। अब पैसा वैसा भी ऐसी कोई बात नहीं है, हाथ उठा कैसे कहते हैं कि 1 लाख रुपया चाहिए तो मिल ही जाता है। रिंकू जी ही आदमी। बल्कि मैं ये बताऊं कि समाज इतना अच्छा है, मेरा अनुभव है कि ये कोई कहेगा स्वार्थी बना, इतना काम करिए समाज के लिए ना, इतना छोटा सा काम कीजिए और उतना ज़्यादा देता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। ये जो लोग बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं। ये जो लोग बोलते हैं कि ये बोलते हैं ना, मेरा अपना अनुभव है, मेरा पूरा साथ का अनुभव है कि लोग झूठ बोलते हैं कि समाज बहुत मतलब वो है, साथ नहीं देता है। मैं बिल्कुल इसके बात का समर्थक हूँ ही नहीं।
समाज बहुत ज़्यादा साथ है। मैं आपसे बता रहा हूँ, व्यक्तिगत बात फिर मैं कर रहा हूँ, मैं पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, कोई नौकरी। अब मैं बड़े आराम से रहता हूँ। आराम का मतलब कोई यासी नहीं करूँगा, जो हमको ज़रूरत है समाज देता है भाई। बल्कि कभी कभी मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये समाज का गलत पैसे का इस्तेमाल है। लेकिन ये कोई सोचे कि पहले ही समाज घर बना दे, आपको गाड़ी दे दे, आपको बंगला दे दे, उसके बाद आप काम शुरू करेंगे, ये नहीं होता। इनमें से 10 लोग अगर निर्णय ले लेना कि देश को बदल देना है, ये बाभनों, ठाकुरों, लालाओं, ब्राह्मणवादियों, कारपोरेट का वर्चस्व को तोड़ देना है और एक नया भारत बना देना है। 7वीं ईस्वी तक मैं सर अध्ययन से मैंने कभी आपसे बात, 7वीं ईस्वी तक इन सबों का कोई वर्चस्व नहीं था। ये अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे बार बार, लेकिन 7वीं ईस्वी तक का भारत पूरी तरह बहुजनों का मूल वर्चस्व उन्हीं का है। ब्राह्मणवादी लड़ रहे हैं। फिर ब्राह्मणवाद एक बहुत ज्यादा बड़ा हमला बोला है, और ये हमला बोला है वोट की राजनीति में तय था कि पिछड़ों दलितों के वोट के बिना तो हमला बोल नहीं सकता है। तो उसने सोचा है राजनीति में नेता बनने का इनको दे दो। और बाभनों ठाकुरों को इससे दिक्कत नहीं होती है। मुगल काल में भी राजा रहो तुम, ब्राह्मणवाद जिंदा था। ब्रिटिश काल में भी ब्रिटिश राजा, ब्राह्मणवाद जिंदा, उनकी ताकत जिंदा। सल्तनत काल में भी यही। उनको लग जाए कि राज ये करेंगे और हमारा काम करेंगे, यानी उनको पक्का हो जाए कि जो नेता है वो राजनीतिक हलवाहा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ब्राह्मणों ठाकुरों को नेतागिरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत यह है कि आप उसके राजनीतिक हलवाहा रहिए, बराबर की नेतागिरी चैलेंज करने वाली मत कीजिए। क्योंकि कई प्रधानों को हमारे उत्तर प्रदेश में मार दिए जिन्होंने बराबरी वाली राजनीति करने की कोशिश, जनरल सीट से खड़े हो गए, उनको मार दिया गया सुरक्षित सीट की जगह पर, और स्वतंत्र प्रधान बनने की कोशिश की तो उनको मार दिया गया। ये नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर बनता है ना, इतना बड़ा कमजोर है। एक कदम आरएसएस के खिलाफ उठा के दिखा दे, एक कदम एक कॉर्पोरेट के खिलाफ उठा के दिखा दे, दूसरे दिन उठा के फेंक दिया जाएगा। राजनीतिक हलवा है कि इससे ज्यादा कोई औकात नहीं होती है। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं नई शिक्षा नीति पर कभी हम लोग और बात करेंगे। नई शिक्षा नीति का वो पूरा दस्तावेज है, मेरे पास पढ़ करके भी आया था। मूलतः उसका 2 ही उद्देश्य है, ब्राह्मणीकरण और कारपोरेटीकरण। उसका एक का मतलब है ब्राह्मणीकरण, और एक सारे तथ्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि कैसे बहुजन विचारधारा और बहुजन राजनीति को, खास करके बहुजन राजनीति का मतलब कोई चुनाव लड़ने वाली राजनीति की हम बात नहीं कर रहे, पूरा बहुजन संघर्ष को, जो कि आज की तारीख में ब्राह्मणों की राजनीतिक हलवाही में लग गया है। कोई पूरा हलवाही कर रहा है, कोई थोड़ा हलवाही कर रहा है, कोई खुली हलवाई कर रहा है, कोई चुप का हलवाई कर रहा है। और ये बात आज की नहीं है, बाबा साहब ने भी कहा था। सबसे पहले साहू जी महाराज ने कहा था कि अगर पृथक निर्वाचन नहीं होगा तो हलवाई पैदा होंगे। साहू जी महाराज ने बहुत बड़ा चिट्ठी लिख करके कहा था कि अगर अलग अलग से नहीं चुने जाएंगे तो हलवाई हो जाएंगे। फिर इसको बाबा साहब ने कहा पृथक निर्वाचन की बात करके कि नहीं तो चमचे होंगे, टूल होंगे, स्टूल होंगे, तो ये चमचे होंगे। या कांसीराम साहब ने कहा चमचे, गुरु तो चमचा कहा। और जगदेव बाबू ने उसको दूसरा बढ़िया शब्द, ठेठ शब्द बहुत अच्छा दिया था जगदेव बाबू ने, राजनीतिक हलवाहा। कैसे बहुजन राजनीति और बहुजन समाज, आज पूरा का पूरा बहुजन समाज, ये सच है। इस समय बहुजन समाज को, खास करके पिछड़े समाज को और दलितों के भी एक हिस्से को अपर कास्ट ने अपना राजनीतिक हलवाहा बना लिया है। कभी उमा भारती को लाके, कभी कल्याण सिंह को लाके, कभी शिवराज सिंह को लाके, कभी एकनाथ शिंदे को लाके, कभी किसी को लाके, और सबसे बड़ा नरेंद्र मोदी को लाके, कभी द्रौपदी मुर्मू को लाके। द्रौपदी मुर्मू क्या है? राजनीतिक हलवाही करने वाली महिला है, वही करेंगी जो उनका मालिक चाहेगा। होंगी तो राष्ट्रपति वही आदिवासी। तो कैसे राजनीतिक हलवाही से, मतलब बड़ा अपमान लगता है ना कि हमारे लोग हलवाही कर रहे हैं, हम सारे लोग हलवाही कर रहे हैं। कैसे राजनीति, अच्छा हलवाई करनी पड़ती है। जैसे इस सर बैठे हैं विलक्षण सर, कई बार हलवाई व्यक्तिगत स्वार्थ में होता। मान लीजिए कुलपति होने के चक्कर में पड़ जाए तो करना पड़ेगा, वो क्यों वही सब बना सकते हैं, तो हलवाई करिए। आपको अपना दम वो तो हो नहीं सकता। तो इस राजनीतिक हलवाही से कैसे मुक्त हुआ जाए। और मेरा एक निवेदन है, मतलब ये बात कहना ज़्यादा ठीक नहीं कि अगर
इसमें से कुछ लोग भी अंदर अंदर, खास करके आप लोगों में से संकल्प ले लें कि ये बहुजन स्टूडेंट, इसी तरह की स्टूडेंट यूनियन होंगी देश भर में, अलग अलग तरीके छोटे छोटे काम कर रही होंगी, कैसे उनके साथ रिलेशन कायम किया जाए और कैसे देश की छात्र राजनीति या युवा राजनीति का केंद्रीय यूनियन जो बना दिया जाए वो बहुजन स्टूडेंट यूनियन हो। इसमें ये नहीं है किसी के साथ अन्याय है, बहुजन के विचारधारा में किसी के साथ अन्याय नहीं है, किसी के साथ अन्याय नहीं है, सबके साथ न्याय, विशेषाधिकार किसी को नहीं, सबके साथ है समता, सबके समता, किसी विशेषाधिकार किसी को नहीं। तो यहाँ बैठे हुए नौजवानों में से कुछ लोग अगर आज ही ये फैसला ले लें कि इसको करना है, देखिए किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हम ढिलाई बरते हैं, रिंकू जी ही ढिलाई बरते हैं, गौतम जी ही ढिलाई बरते हैं, विरलक्षण जी से ही ढिलाई हो जाए, ये कोई वो नहीं है ना, हम कोई भेड़ और रेवड़ नहीं है ना। हम स्वतंत्र सोचें कि हमको ये काम करना है। और इतिहास में भी नाम होता है, इतने दिन तक लोग याद करते हैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। तिलका मांझी एक बार समय हुए होंगे, क्या साल जी दिए थे सर? 31 साल ना, 34 साल। तिलका मांझी 34 साल, मतलब 30, 31, 34 साल क्या होती है? आज भी वो आदमी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा बनाया हुआ, उनको एनर्जी दिया हुआ, विचार दिया हुआ है। भगत सिंह की 23 साल की उम्र क्या है? जिंदगी तो वही बाबा साहब कहते हैं कि जिंदगी महत्वपूर्ण सार्थक होनी चाहिए, बड़ी छोटी से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ लोग अगर आज फैसला लें, केवल रूटीन ना बन जाए कि फिर अगली बार सम्मेलन कर लें, कुछ अगली बार और ये भी मैं कह रहा हूँ कि देखिए केवल फैसले का नहीं होता है कि आप फैसला ले लेंगे, हम लोग मिल करके उसको कैसे कार्य योजना बनाएं, ये सब भी आपस में बात करेंगे। मैं अपनी बात यहीं ख़त्म करता हूँ।